और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा है। एमपी के मुरैना में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में पीएम की रैलियां। मिशन 2024 के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुरैना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुरैना के बाद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में चुनावी रैलियों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 1:15 बजे आगरा के कोठी मीना बाजार ग्राउंड में जनसभा करेंगे। आगरा के बाद पीएम मोदी बरेली जाएंगे, जहां करीब 2:45 बजे बरेली के जाफराबाद में जनता को संबोधित करेंगे। बरेली से पीएम मोदी शाहजहांपुर पहुंचेंगे। पीएम शाम करीब 4:30 बजे शाहजहांपुर के बरेली मोड़ मैदान पर जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यूपी के चुनावी मैदान में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुंकार भरेंगे। राजनाथ सिंह कानपुर देहात और लखीमपुर जाएंगे। राजनाथ सिंह सबसे पहले लखीमपुर खीरी जाएंगे। सुबह 11:15 बजे राजनाथ सिंह लखीमपुर के बिलावी मेमोरियल ग्राउंड हॉल में बीजेपी प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा टेणी की नामांकन सभा में शामिल होंगे। लखीमपुर के बाद राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे भारतीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टीम पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है। एक सीट पर पार्टी के स्टार प्रचारक, नेता और कार्यकर्ता 100% रिजल्ट के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी दौरे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को तीसरी बार पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का मंत्र दिया। काशी पहुंचे शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का मंत्र दिया। परंतु हम सब काशी के कार्यकर्ताओं को 400 पार के लिए 4 चीजें करनी है। अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंखें दिखती थी, उस तरह हमारे बूथ को पकड़कर हर बूथ में 300 वोट की वृद्धि करने का काम हम सब ने करना है। गृह मंत्री ने कहा, मोदी जी द्वारा हर काम को जनता तक पहुंचाना है। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धारा 370 हटाना, देश को समृद्ध करना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा के बाहर निकालने का जो काम किया है और एक काशी नगरी का संपूर्ण पणे विकास करने का जो काम नरेंद्र भाई ने किया है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और बड़ी खबर है, आज अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट में गृह मंत्री जनसभा करेंगे। ओडिशा के बोलांगीर में होगी अमित शाह की जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज तेलंगाना और ओडिशा का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री आज दोपहर करीब 12:30 बजे तेलंगाना के सिद्दीपेट शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मेडक लोकसभा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री ओडिशा के बोलांगीर संसदीय क्षेत्र के सोनपुर में शाम करीब 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज रात भुवनेश्वर में रुकेंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल की चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर पीएम मोदी ने तंज कसा। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन में पीएम पद की दावेदारी पर क्या कहा, आप देखिए। मिशन 400 पर निकले पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने 1 साल 1 पीएम का फॉर्मूला बनाया है। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम,
5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। पीएम मोदी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि ये बहुत ही डरावना खेल है। उन्होंने कहा कि आपके सपने को चूर चूर करने वाला खेल है। और पीएम मोदी ने फिर से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया है। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस खास वोट बैंक को खुश करने के लिए ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। मिशन मध्य प्रदेश पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नाम लेकर कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। साथियों, कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पीएम ने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से नफरत करने का आरोप लगाया। सामने आ गया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कितनी ज्यादा नफरत करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान फिर जाति जनगणना और न्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कहा, आप रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को क्रांतिकारी मिशन बताते हुए कहा कि जाति जनगणना उनके लिए सियासी मुद्दा नहीं बल्कि एक मिशन है। अब ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में प्रबुद्धों के सम्मेलन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई अब आर्म्ड फोर्सेस तक जा पहुंची है। मुस्लिम आरक्षण के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत है। इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो ये लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला यह थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। क्या इस देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन एक भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी? इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। यूपी की कन्नौज सीट पर आज दिन भर गहमा गहमी रहेगी। सीट पर आज ही बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के मैदान में उतरने पर क्या कहा, आप देखिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आखिरकार अपने परिवार को कन्नौज सीट पर मनाने में कामयाब रहे। उम्मीदवार घोषित किए जाने के 48 घंटे के भीतर अपने भतीजे तेज प्रताप को समझाने में सफल रहे कि कन्नौज की बाजी में उनका उतरना क्यों जरूरी है। कन्नौज की खोई हुई सीट फिर से हासिल करने के लिए आखिरकार खुद ही मैदान में उतरने का फैसला किया। तेज प्रताप की पत्नी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी ने कहा कि कन्नौज की जनता के हित में राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला पार्टी हित में सर्वोपरि है। आज अखिलेश यादव 12 बजे कन्नौज से नामांकन दाखिल करेंगे। कन्नौज सीट से अखिलेश के प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे।
2 बार से सांसद सुब्रत पाठक तीसरी बार कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के मैदान में उतरने को लेकर कहा कि इस सीट पर उनके अलावा बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिम्पल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी, अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और आप देखिए कन्नौज में वो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिम्पल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कन्नौज से बीजेपी की पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में मोदी के नाम का तूफान चल रहा है, जिसके सामने कोई नहीं टिकेगा। मौर्य ने और क्या क्या कहा, ये देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, 2019 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी थी, तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, जिसके सामने न सपा बसपा कांग्रेस टिक पा रही है, न इंडी गठबंधन टिक पा रहा है। कांग्रेस छीनना चाहती है, हम देश को लूटने नहीं देंगे, देश में जजिया कर जैसा कोई कर लगने नहीं देंगे, कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। श्री राहुल गांधी जी के कुंडली में अब प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा क्यों है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 370 लगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। भारत में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगा करके यहाँ आतंकवादी हमले करवाने का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। देश के विभाजन का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को थाली में सजा करके सौंप दिया इस कांग्रेस की सरकार के समय, कांग्रेस जिम्मेदार है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। उन्नाव में एक चुनावी सभा के दौरान डिंपल यादव ने पुलवामा के शहीदों का मुद्दा उठाया। आप बताइए, पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एहसास नहीं उपलब्ध करा पाए, क्या हमारी पत्नियां थी, जब बड़ा भगत थी ना, तो क्या बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? बता दें कि एक सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो देश के लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करके उसे बांट देगी और महिलाओं के मंगलसूत्र तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अमेठी में लगाए जा रहे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर के बाद राजनीति गर्म है। कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव मैदान में तकदीर आजमा सकते हैं। इस पर एक चुनावी सभा में राहुल पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने परिवार बदलने का आरोप भी लगाया। जीजा हो या खाला, उनसे कह दे अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने ये तंज कसा। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी में लगे पोस्टर पर स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किए। खबर है कि अमेठी से राहुल की जगह इस बार रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बेलखरिया दुलारी नगर पहुंची स्मृति ईरानी ने इशारों में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बगैर कहा कि आप लोग घर के कागज छिपा लेना, क्योंकि जीजा की नजर बहुत तेज है। वैसे एक जमाने में बड़े बुजुर्ग बस में सफर करते थे, तो बस में अगर सीट छोड़ने के लिए 5 मिनट का काम होता था तो जेब से रुमाल उठाकर सीट पर छोड़ देते थे, कहते थे बैठना मत। और चलिए अब बात टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर की। आज गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर आई रिपोर्ट पर अंतिम चर्चा करेगा। मंथन के बाद किसी फैसले की अब उम्मीद है। 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब गांधी परिवार को अमेठी रायबरेली सीट को लेकर फीडबैक लेनी पड़ी है। खबर है कि रिपोर्ट बनाने को लेकर करीब 1 हफ्ते पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने संगठन के लोगों से रायशुमारी की है, जिस पर गांधी परिवार आज गहन चिंतन के बाद उम्मीदवार के नाम तय कर सकता है। कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। पिछले 4 महीने से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, जो बूथ और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक कर फीडबैक रिपोर्ट दिल्ली भेज रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा कई महीनों से जमीन पर तैयारी को 7 दिन 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही संसदीय क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट को काम पर लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को रायबरेली और अमेठी के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है।
पार्टी और परिवार दोनों का फोकस स्थानीय मुद्दे पर बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को घेरने का है। हालांकि स्मृति भी यहां विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग रही हैं। अमेठी में अपने स्थायी घर बनाने के बाद वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि देश सबका है और हमें कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करना चाहिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान हमें आपस में लड़ाने की कोशिशें होंगी, लेकिन ये हमें लड़ना नहीं है। और दलों का ये आदत होती है कि कैसे जात के नाम पर, मजहब के नाम पर ठीक बात को भी गलत कैसे पेश किया जाए, हमें बांटा कैसे जाए, भड़काया कैसे जाए और लड़वाया कैसे जाए। हमने इतना ध्यान में रखना है, ना बटना है, ना भटकना है, ना लड़ना है। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। अजमल ने और क्या कहा, आपको दिखाते हैं। असम में एक बार फिर मदरसे का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हेमंता सरकार द्वारा बंद किए मदरसों को फिर से खोलने की बात हो रही है। एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। और सर 700 मदरसों वाले अपने बयान को लेकर आप सर प्रतिक्रिया दे दीजिए। बिल्कुल, हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने सीएए के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये मुद्दा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। कोई गरमाया हुआ नहीं है, सीए का काफी है, जैसे इलेक्शन खत्म सीए भी खत्म। अजमल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का सपना कभी सफल नहीं होगा। मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, एनडीए बहुत नीचे आएगी। आपको बता दें कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से 5 पर वोटिंग हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहले चरण की वोटिंग के बाद कह चुके हैं कि बीजेपी यहां 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। असम की बाकी बची 9 सीटों पर अगले 2 चरणों में वोटिंग होनी है। कलबुर्गी की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर्स से भावनात्मक अपील की। खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोड्डामणि के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। ಈ ವೋಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಬಾರದು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು अपील ಮಾಡ್ತೀನಿ. 81 वर्षीय मल्लिकार्जुन ने अफजलपुर में एक चुनावी रैली में वोटर के दिल पर दस्तक दी। दरअसल कांग्रेस ने खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोड्डामणि को बीजेपी के मौजूदा सांसद उमेश यादव के खिलाफ कुलबर्गी से मैदान में उतारा है। डोड्डामणि के लिए वो वोट मांगने पहुंचे थे। कांग्रेस ने कुलबर्गी सीट से 2009 और 2014 में चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। खड़गे इस सीट को वापस पाना चाहते हैं। रिटायरमेंट को लेकर भी उन्होंने रैली में अपनी बात रखी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ आखिरी सांस तक राजनीति में बने रहेंगे। ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸೋಗೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದೆ ನಮ್ದು. ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಟೈರ್ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ಲಿಂದ ಆಗಿ, ರಿಟೈರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಲಿಂದ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತತ್ವದಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೋರಾಟ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ RSS ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ सरेंडर ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर, धारा 370 और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब दिया। महाराष्ट्र के अमरावती पहुंचे अमित शाह ने क्या कहा, आप देखिए। मिशन महाराष्ट्र पर अमरावती पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। राम मंदिर के मुद्दे पर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को घेरा। कांग्रेस वाले 70 साल तक राम मंदिर को अटकाते रहे, भटकाते रहे, लटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर। गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को लेकर राहुल पर वार किया। वो बोले धारा 370 मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों न हटाए भला? तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा,
5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता के मन में गुस्सा है, रोष है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के लोग हैं उनके मन में भी इस बात का दुख है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने उनके बच्चे के लिए भी अच्छी शिक्षा और बिजली पानी का इंतजाम किया, फ्री बस की यात्रा का इंतजाम किया, बेहतरीन काम करके दिखाया, उनको जेल में डाल के मोदी जी ने गलत किया है। और पूरी दिल्ली इस बार 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन को देने जा रही है। दिल्ली में आइसक्रीम वेंडर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है। इंडिया गेट सर्किल के पास हत्या हुई थी। झगड़े के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वेंडर की हत्या कर आरोपी फरार हो गया था। तो आपको बता दें, देर रात का यह पूरा मामला। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, कैसे गिरफ्तारी संभव हो पाई? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना के बाद ही दिल्ली पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया था इसके छानबीन के लिए, और उसके अलावा 3 स्पेशल स्टाफ की टीम भी इस काम पर लगाई गई थी, जिसमें कि हत्यारे को आइडेंटिफाई करना और उसको ढूंढना उनका काम था। और 24 घंटे के भीतर ही इस केस को वर्कआउट करने का दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मुख्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ उसके साथ जारी है। आज दिन में दिल्ली पुलिस इस पर पूरा खुलासा कर सकती है। तमाम जानकारियां सामने आएंगी कि आखिर क्या ऐसे कारण थी जिसकी वजह से हत्या की नौबत आ गई आइसक्रीम वेंडर की। शुक्रिया आपका अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए।